वेलकम टू फाइनल क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब। देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है द समिट विद इन। तो बेटा समिट का मतलब क्या होता है? समिट का मतलब होता है चढ़ाई, ठीक है। विद इन का मतलब होता है अपने अंदर, यानी हम इस चैप्टर का जो नाम हुआ वो क्या हुआ? हमारे अपने अंदर की चढ़ाई, ठीक है। यानी हमारी सोच, हमारे जो अखलाक है उसके अंदर हम कितना ऊपर है ना, ये मतलब है इसका। तो स्टार्ट करते हैं। Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. तो अब कह रहे हैं कि मेजर HPS आहलूवालिया जो हैं वो मेंबर थे किसके बेटा? एक ग्रुप के मेंबर थे जो इंडियन एक्सपीडिशन ग्रुप था, ठीक है। किस काम का था वो? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे वो लोग, ठीक है, यानी क्लाइंबर्स थे वो सब। तो कह रहे हैं कि वो फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन के मेंबर थे जो सक्सेसफुली जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे, ठीक है। कब की बात है बेटा? 1965 की बात है। तो कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि उन्होंने कैसा फील किया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़ा होकर के, ठीक है। तो उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि किस तरह उनके लिए चढ़ाई को चढ़ना कैसा था, और फिर उसके बाद इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम क्या था कि उनके अंदर की जो चढ़ाई है, यानी उनकी जो इनर जो समिट है, उसको किस तरह उन्होंने सर किया। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. तो कह रहे हैं कि बहुत सारे इमोशंस के साथ साथ जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हुआ था, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर खड़ा हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है ना। 8,848 किलोमीटर की इसकी हाइट है। तो वहाँ पर जब मैं खड़ा हुआ था और मैं दूर दूर तक क्या देख रहा था? पनोरमा देख रहा था। पनोरमा का मतलब होता है बेटा, यानी जब आप ऊंची जगह पर खड़े होते हैं सब कुछ नीचे का दिखता है ना आपको, तो उसी को उन्होंने पनोरमा कहा है, ठीक है। तो वो सब उनको दिख रहा था कि आसपास छोटे बड़े पहाड़ हैं, सब बर्फ से ढके हुए हैं। तो उन सब में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सोच थी वो क्या थी? वो थी ह्यूमिलिटी। बेटा ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? नम्रता, यानी एक अपने अंदर एक नरमी महसूस कर रहा था मैं, है ना। मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर से जो है मेरा जो फिजिकल मेरी जो बॉडी थी वो बहुत शुक्रगुजार थी। वो कह रही थी थैंक गॉड कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया ना, इट्स ऑल ओवर, यानी अब सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया है, ठीक है। जहाँ पर मुझे अचीव करना था, जो चीज़ मुझे अचीव करनी थी वो मैंने अचीव कर ली है। तो अब मेरी बॉडी बहुत ही पुरसुकून थी कि अब उसे कोई मशक्क़त नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। कह रहे हालांकि मैं बहुत जुबिलियंट था, यानी बहुत खुश था क्योंकि मुझे कामयाबी मिल गई थी। लेकिन साथ साथ ना मेरी खुशी के साथ साथ एक हल्की सी जो है क्या थी, एक हल्का सा शेड था उदासी का। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेट डाउन। तो कह रहे हैं कि क्या ये इसलिए था क्योंकि दुनिया की जो क्लाइंबिंग थी, दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा पॉइंट था वो मैंने क्लाइंब कर लिया था। अब उसके बाद कुछ चढ़ने के लिए नहीं रहा था, है ना। यानी इसके अलावा यहाँ से जितने भी रोड जाते थे वो सब नीचे की तरफ जाते थे, इससे ऊपर अब कोई जाने का रास्ता नहीं था। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. तो कह रहे हैं कि जब आप किसी भी समिट पर चढ़ेंगे, फिर ये बात तो किसकी? एवरेस्ट की बात है, माउंट एवरेस्ट की बात है। जब उस चढ़ाई पर आप चढ़ेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे जो है इमोशंस आएंगे, है ना। बहुत सारे डीप सेंसेस आएंगे, खास करके खुशी का, थैंकफुलनेस का, शुक्रगुजारी का, ये सब आपके अंदर आएंगे। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। कह रहे हैं कि ये एक ऐसी खुशी होगी जो पूरी जिंदगी आपको याद रहेगी और चलती रहेगी। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। तो कह रहे हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको पूरी तरीके से बदल देगा, ठीक है। वो आदमी जो माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए जाता है और जो जब वापस आता है तो वैसा नहीं रहता, ठीक है ना। यानी उसके अंदर की एरोगेंट, उसके अंदर का रूडनेस, वो सब उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। वो बिल्कुल पोलाइट और हम्बल हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो वाकई कुछ भी नहीं है। नेचर इतनी बड़ी, इतनी वास्ट, इतनी खूबसूरत है कि उसका खुद अपना वजूद बिल्कुल जर्रे बराबर लगता है, ठीक है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb.
तो कह रहे हैं कि जब मैं पीछे देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो एवरेस्ट क्लाइंब करना हालांकि कोई आसान काम नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई हाँ मैं कर सकता था, नहीं कर लिया मैंने, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो एक काम है, वो है द समिट ऑफ द माइंड, आपके जहन की, आपकी सोच की समिट, उसकी चढ़ाई, है ना। तो कह रहे हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है। फॉर्मिडेबल डेबल का मतलब होता है बेटा यानी इजीली जिसको ना जीता जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं। और ना ही चढ़ाई आसान है और ना ही उसको जीतना आसान है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? तो कह रहे हैं कि हालांकि जब मैं समिट से उतर रहा था तो मेरे मतलब जो एक फिजिकल एग्जॉशन है, जो थकान है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और मैं बिल्कुल वापस से प्रॉपर हो जाऊँगा बिल्कुल। तो मैं अपने आप से सवाल कर रहा था कि मैं क्यों एवरेस्ट पर चढ़ा था, यानी मतलब क्या क्या जवाब था वहाँ पर चढ़ने के लिए, मैंने क्यों एवरेस्ट की चढ़ाई को अपने जहन पर इतना सवार कर लिया था। It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly away? तो कह रहे हैं कि हालांकि अब क्या है, वो भी एक पास्ट बन चुका है। क्या बन चुका है? पास्ट बन चुका है, क्योंकि मैं समिट पर चढ़ा था, वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड कायम किया था, वो खुशी जो हुई थी, अब वो क्या है, वो सब एक पास्ट है और अब मैं धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है एक याद बन जाएगी, एक पास्ट बन जाएगा, जो कि हर पल हमारा गुजरता जा रहा है, वो पास्ट बनता जा रहा है। हर दिन जो है इस याद को क्या करेगा, रिमोट कर देगा, यानी दूर से दूर कर देगा। और हो सकता है कि पता नहीं है बाकी बच्चे भी मेरे जहन में ना बचे, हो सकता है कि मेरी जो मेमोरीज है वो बिल्कुल ही फेड हो जाए, बिल्कुल ही भूल जाऊंगा। All these thoughts led me to question myself as why people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be as others have said, because it is there. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. तो अब ये कह रहे हैं कि बहुत सारी सोचें मेरे जहन में आ रही थी और मैं जो है अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि लोग जो है माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि वो किसी भी पहाड़ी को, किसी भी पहाड़ को सर कर ले, सर करना यानी उस पर चढ़ जाए ना, उस पर अबूर हासिल कर ले, क्यों चाहते हैं वो। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है और ना ही इस सवाल का जवाब आसान है। या फिर कहो कि एक सिंपल सा जवाब अगर आप इसका देना चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि उनको जो है पहाड़ चढ़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और उनको जो है परेशानी, इंसान को बल्कि सारे इंसानों को परेशानियां झेलने में मज़ा आता है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने में उनको मज़ा आता है। और पहाड़ पर चढ़ने में जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो फिजिकल होते हैं। कैसे होते हैं? फिजिकल, यानी बॉडी हमारी उसके अंदर थकेगी, उसके अंदर जो है हमारी बॉडी के ऊपर ही चोट लगेगी, तो वो ज़्यादातर फिजिकल होते हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। कह रहे हैं कि अगर आप एक चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ठीक है, एक समिट पर, एक चोटी पर चढ़ाई चढ़ना चाहते हैं आप, तो उसका मतलब क्या है, आपके अंदर बहुत सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर परसिस्टेंस यानी जिद होनी चाहिए और आपकी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो फिर आप किसी भी समिट पर नहीं चढ़ सकते। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। कह रहे हैं कि इन सभी जो खासियत मैंने बताई है, इन सभी का डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना, फिजिकल क्वालिटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन जो है वही आपको एक्सिलरेट करता है, वही आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि जिस तरह मेरे लिए इसने काम किया, इस तरह सबके लिए ये काम करता है। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when they away from mountains. कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो शायद मेरा एक पर्सनल आंसर होगा जो एक मतलब थोड़ा अलग आंसर है। वो ये है कि बचपन से ही जो है मैं माउंटेन्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुझे माउंटेन्स के आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं इनसे दूर जाता हूँ तो मैं बहुत ही मिजरेबल यानी बहुत दुखी हो जाता हूँ, खोया खोया सा रहने लगता हूँ। और मतलब प्लेन्स में जब भी मैं जाता हूँ, प्लेन्स बोलते हैं बेटा यानी जो जहाँ पर खाली खाली ज़मीन होती है ना, और पहाड़ों पर क्या होता है, पहाड़ों पर जो कटावदार रास्ते होते हैं उसके ऊपर रहते हैं, वहाँ पर बहुत शांति और सुकून होता है। लेकिन प्लेन्स पर क्या होता है, जैसे हम रहते हैं तो हम प्लेन्स में रहते हैं, तो प्लेन्स पर ही प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर जो है कारोबार भी खूब होगा, शोर शराबा, भीड़ भड़का सब कुछ होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मुझे प्लेन्स से ज़्यादा माउंटेन्स पर रहना अच्छा लगता है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. कह रहे हैं माउंटेन्स जो है वो क्या है, वो नेचर है, कुदरत है, ठीक है, और उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो मेजेस्टी है, मेजेस्टी बोलते हैं उनका जो बड़ा होना है, तो उससे हमें देखकर लगता है कि वाकई ग्रेट चैलेंज है ये।
और बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी मानता हूँ कि माउंटेन्स जो है वो गॉड से कम्युनियन करने का, यानी उससे एक बातचीत करने का, उसके करीब होने का एक जरिया है। कि हम सोचते हैं कि मतलब गॉड जो है वो कितना बड़ा है कि उसने इतने बड़े बड़े पहाड़ बना रखे हैं, ये किसी इंसान के बस की तो बात नहीं है ना। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो वो बने हुए हैं। Once having granted this, the question remains why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. तो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, अगर आप जो ऊपर वाले जवाब है अगर आप उनसे एग्री करते हैं तो फिर एक क्वेश्चन बच जाता है कि फिर आप एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़े। यदि पहाड़ तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, ठीक है, और इतनी ऊंचाई पर आप चढ़े तो उस पर ही क्यों चढ़े, किसी भी चढ़ सकते थे आप, कोई भी समिट अब क्लाइंब कर सकते थे। तो कह रहे हैं कि शायद इसका जवाब ये होगा क्योंकि ये जो है दुनिया का हाईएस्ट है, हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है, और माइटीएस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है बेटा। और जो है ये क्या करता है, इससे अलावा इसके साथ साथ जो है जितने भी हमने प्रीवियस अटैम्प्ट्स किए हैं उन सबको डिफाइड करके, उन सबको चुनौती दे करके इस पर कोई इंसान चढ़ता है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। कह रहे हैं कि ये इंसान की बिल्कुल एक एक एनर्जी की कतरा कतरा निचोड़ लेता है इसकी चढ़ाई जो है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। कह रहे हैं कि बड़ा खतरनाक, बड़ा कड़ा एक स्ट्रगल है, किसके साथ बेटा, पहाड़ों के साथ, और रॉक्स बोलते हैं बड़े बड़े पत्थरों के साथ, और आइस बर्फ के साथ, ठीक है। ये इतनी ठंड होती है कि बर्फ ही बर्फ है वहाँ पर, आपकी सांसें जो है आप कम होने लगती हैं, आपकी बॉडी का ब्लड जमने लगता है, ठीक है, कि कोई हाथ, किसी के हाथ पर नीले पड़ जाते हैं। तो ये सब काम बता रहे हैं हमें ये। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। Even when one's life is at stake, the passage back is as difficult as the passage onwards. कह रहे हैं कि अगर आपने एक बार ये कदम उठा लिया कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है, ठीक है, तो उसके बाद आप आधे रास्ते से वापस नहीं आ सकते, ठीक है। यानी किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल बाजी लगी होती है उसकी ज़िंदगी की, यानी वो बिल्कुल ऐसा होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल एक स्टेक पर होती है। वो रास्ता बता रहे हैं कि वो रास्ता इतना डिफिकल्ट है, यानी अगर आप आगे जाएंगे तो भी रास्ता डिफिकल्ट है, पीछे आएंगे तो भी डिफिकल्ट है, ठीक है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन, देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। तो कह रहे हैं और जब आप जो है समिट क्लाइम कर लेते हैं तो उसके बाद आपके अंदर एक एक्सलरेशन आ जाती है, यानी आप जो है बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि आपको इस बात की खुशी होती है कि आपने कोई काम कर दिखाया है जो सब लोग नहीं कर सकते, ठीक है। आपने कोई बैटल लड़ी, कोई लड़ाई लड़ी है और उसको आप जीत भी गए हैं, एक जीत की खुशी है ना। और एक मतलब आप खुद ही सोचिए ना कि कितना अच्छा लग रहा होगा कि कोई इंसान अगर जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगा, यानी दुनिया की हाईएस्ट पीक पर चढ़ेगा, तो उसे कितनी खुशी होगी, है ना। तो ऐसे ही खुश होते हैं ये बता रहे हैं। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself. तो कह रहे हैं कि जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे तो दूर से ही जो है हमें पीक नज़र आ रही थी, पहाड़ नज़र आ रहा था, तो मतलब उसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में चला गया हूँ, ठीक है। मैंने जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ, मेरे अंदर कोई बहुत बदलाव आ गया है। Which can only be called mystical by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it as Everest did. तो अब कह रहे हैं कि वो जो बदलाव मेरे अंदर आया है वो क्या है, वो मिस्टिकल है। मिस्टिकल यानी वो स्पिरिचुअल है, यानी मेरी आत्मा में बदलाव आया है, यानी मैं अंदर से बहुत चेंज हो गया हूँ। उसकी खूबसूरती देखकर, उसकी सारी दुनिया से एक तरीके से दूरी देख करके, उसका बड़ा होना देख करके, है ना, माइट बोलते हैं ताकतवर को, है ना, वो देख करके, रगेडनेस बोलते हैं यानी उसकी मजबूती देख करके, और साथ साथ वो सारी परेशानियां झेलकर जो हमने रास्ते में हमें मिली हैं, उसके बाद जो है ये जो पीक है ये मुझे मेरे अंदर कहीं बहुत तब्दील कर रही है, मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। एवरेस्ट ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। कह रहे हैं कि एक चैलेंज है जिससे आप जो है बच नहीं सकते। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question: why you breathe, why do you help your neighbor, why do you want to go to do good acts. There is no final answer possible. तो कह रहे हैं कि अगर मैं पीछे देखूं और मैं ये पाता हूँ, मतलब ये मुझे मिलता है कि मैं अभी भी नहीं बता सकता कि मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि अगर इसका जो आंसर है वो इस तरीके का है कि जैसे कोई मुझसे पूछे कि तुम सांस क्यों लेते हो, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या जवाब दूंगा। या मुझसे कोई ये पूछे कि तुम अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, या ये पूछे कि तुम अच्छे काम क्यों करते हो, तो इन सभी आंसर्स का कोई एक फाइनल आंसर नहीं है,
ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का कोई एक फाइनल आंसर नहीं है, ये सभी कौन से क्वेश्चन है बेटा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सब अलग अलग तरीके से इनके जवाब दे सकते हैं, है ना। तो कह रहे हैं इसी तरह मुझे भी नहीं मालूम कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था, मेरे भी कोई एक फाइनल आंसर नहीं है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. और कह रहे हैं कि साथ साथ फैक्ट जो है वो ये है कि एवरेस्ट जो है वो सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ज़मीन पर खड़े थे और आप एवरेस्ट पर चढ़ गए, बस इतना ही नहीं है। एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है इंसान। वो जब माउंटेन टॉप पर खड़ा होता है तो उसको इस बात के लिए वो कॉन्शियस हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि वो कितनी छोटी सी चीज़ है पूरे इस बड़े से यूनिवर्स में, है ना। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, जब आप कभी रोड पर चल रहे होते हैं बराबर से आपका ट्रक गुजर जाए ना, बड़ा वाला ट्रक, तो हमें लगता है कि हम चल नहीं रहे हैं, ट्रक ही चल रहा है बस खाली, यानी हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो वो एक ट्रक है। जब आप पहाड़ की बात करते हैं जो 8848 किलोमीटर ऊंचा है और चौड़ा भी है और उसके आसपास भी सारी पहाड़ियां हैं, तो आप सोचिए कितना कम छोटा सा महसूस करेंगे आप अपने आप को, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमें अंदाजा होता है, किसी भी इंसान को अंदाजा होता है कि इस लार्ज यूनिवर्स में उसकी क्या हकीकत है, ठीक है ना बेटा। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देयर इज मोर टू इट देन दैट, इट इज अलाउड बाय अ सेंस, इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो कह रहे हैं कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट जो है, यानी फिजिकली जो है हमने जीत हासिल कर ली होती है माउंटेन पर, ये सिर्फ एक हिस्सा है अचीवमेंट का, यानी जो हमने प्राप्त किया है, जो हमें अचीव हुआ है, उसका सिर्फ एक हिस्सा है। क्लाइंबिंग जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा भी वो क्या लेकर आती है, वो हमारे अंदर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लेकर आती है, यानी हमें बहुत कंप्लीट महसूस होता है अपने अंदर। देयर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। तो कह रहे हैं कि साथ साथ हम जो है बहुत सेटिस्फाई होते हैं, हमारे अंदर जो एक उत्तेजना होती है चढ़ने की, यानी टू राइज, यानी ऊपर चढ़ने की जो एक उत्तेजना होती है, आसपास के जो लोगों से जो सराउंडिंग्स हमें वो मिलती है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको भी हम अबूर कर लेते हैं, उससे भी हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। इट इज़ एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। कह रहे हैं कि ये एक अनंत लव है, एक अनंत प्यार है एडवेंचर करने का इंसान के अंदर, तो इस तरीके की हरकतें वो करता रहता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस इससे प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बॉडी ही आप लेकर जा रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं। इसमें चेंजेस जो है आपके इमोशनल भी आते हैं और साथ साथ स्पिरिचुअल भी आते हैं, ठीक है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, you are sharing a rope with another climber you form in, he cuts the steps in the hard ice। कह रहे हैं कि जब आप एक टिपिकल क्लाइंब चढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, समिट की तरफ आप जब जा रहे हैं, बहुत ऊंची लास्ट हाइट्स का मतलब सबसे ऊंची, इसके बाद कोई हाइट ही नहीं है, वहाँ पर जब आप चढ़ रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर शेयरिंग आती है, आप अपनी रॉप को जो है अपने दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर एक हम्बलनेस पैदा होती है इस बात से। फिर वो क्या करता है आपके लिए, वो आपके लिए हार्ड आइस को कट करता है ताकि वो आप ऊपर जा सकें। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और उसके बाद जो है वो क्या करता है, वो एक रोप डालता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे चलते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, क्लाइंब जो है वो सख्त है, यानी ऐसा नहीं है कि हलवा है कि आप यूं चढ़ जाएंगे। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। कह रहे हैं कि आपकी हर दफ़ा जो है जब आप कदम बढ़ाएंगे तो आपकी जो नसें होंगी वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई होंगी, बिल्कुल जकड़ रही होंगी। जैसे सर्दियों में चोट लग जाती है, सर्दियों में जब आप उठते हैं ना, बॉडी ऐसी होती है चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, थोड़ा है ना, थकी थकी सी जैसे होती है, तो ऐसे ही आपकी नर्व्स होंगी बिल्कुल अकड़ी अकड़ी सी, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी आपको चलना है। Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help. कह रहे हैं बहुत सारे क्लाइंबर जो हैं जो ऊपर हमसे पहले जा चुके हैं, तो उन्होंने वहाँ पर बाकायदा रिकॉर्ड छोड़ रखे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड छोड़ रखे हैं और उन्होंने बता रखा है कि किस तरह उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और किस तरह उन्हें हेल्प मिली लोगों से। और एज दे माइट हैव गिवन अप, कह रहे हैं कि अगर उन्हें हेल्प ना मिलती तो शायद वो गिव अप कर चुके होते और छोड़ चुके होते, ठीक है। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। कह रहे हैं कि आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, आपकी सांसें भारी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है ना बेटा। तो कह रहे हैं कि आप अपने आप को कर्ज करेंगे, बद्दुआ देंगे कि क्यों आपने ये वाला रास्ता चुना, क्यों आप इस तरफ आए। यू वंडर वाई यू हैव एवर अंडरटुक द एसेंट। कह रहे हैं कि आप सोचेंगे कि काश मैंने ये रास्ता ना चुना होता, काश मैंने यहाँ कदम ना बढ़ाए होते। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। कह रहे हैं आपको बहुत सारे मौके ऐसे लगेंगे कि बस अब मुझे वापस जाना है। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। तो कह रहे हैं कि शायद आपको ऐसा महसूस भी हो सकता है कि शेयर रिलीफ का मतलब यानी एकदम से आपको सुकून मिल जाएगा अगर आप नीचे चले जाएंगे तो, बजाय किसके ऊपर जाने के, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद फिर आपको वापस आने की भी फिक्र है, ठीक है। और ऊपर जाते जाते कई बार जो है लोग मर जाते हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कभी गिरने की वजह से, कभी लैंडस्लाइडिंग की वजह से, ठीक है, कई बर्फ के तूफानों की वजह से, तो लोग ऐसा मर जाते हैं वहाँ पर। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड
देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। तो कह रहे हैं कि लेकिन सडनली जब आप उस मूड को चेंज करेंगे, थोड़ा सा हटेंगे ना, पलके झपकेंगे अपनी, तो आपको महसूस होगा कि नहीं, कुछ है जो आपको जो है क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर ले जाने के लिए एक्साइट कर रहा है, ठीक है, जो आपको गिव अप नहीं करने देगा, हारने नहीं देगा, पीछे नहीं हटने देगा। स्ट्रगल एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। तो कह रहे हैं कि आपको जो है स्ट्रगल कंटिन्यू रखने के लिए कोई चीज़ आपको अंदर से जो है पुश करेगी कि नहीं चलो, है ना, और फिर आप चलते रहेंगे और साथ में आपका कंपेनियन आपके साथ होगा, जो कि आप अब जो भी मतलब वो भी जो है आपकी क्या करेगा, हिम्मत बढ़ाएगा। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी। तो कह रहे हैं बस आप ये सोचेंगे कि बस 50 फीट रह गया, नहीं शायद 100 फीट रह गया, ठीक है, और इस तरह आप चलते रहेंगे। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। कह रहे हैं आप अपने आप से पूछेंगे क्या इसका कोई अंत नहीं है, बस हम एक ही काम चढ़े ही जा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, और आप अपने कंपेनियन को देखेंगे और वो आपको देखेगा, यानी वो आप दोनों ही सेम बात सोच रहे हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। तो कह रहे हैं कि आप जो है इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे, यानी एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेंगे, जैसे आपका जो क्लाइंबर है उससे आप लेंगे और आपसे वो लेगा इंस्पिरेशन चढ़ते रहने की, है ना, और उसके बाद जो है आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात का, और थोड़ी ही देर में आप सबमिट पर होंगे, यानी उस ऊंचाई पर, उस चढ़ाई पर आप वहां तक पहुंच चुके होंगे। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल, अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। तो कह रहे हैं कि जब आप आसपास देखेंगे तो उसके बाद आपके जहन में आएगा कि वाकई जो है ये उपयुक्त था कि आप यहाँ पर आ गए, यानी अच्छा था कि आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। आसपास बहुत सारी सिल्वरी पीक्स होंगी जो कि क्लाउड, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि कहाँ से जाकर रही है, बादलों में से जाकर रही है। सिल्वरी पीक्स मतलब यानी बेटा वाइट, बर्फ से ढकी हुई, ठीक है। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। कह रहे हैं कि अगर आप लकी होंगे तो उन पर जो है सूरज की किरणें पड़ रही होंगी और भी चमक रही होंगी। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। कह रहे हैं कि जहाँ पर आप खड़े हुए हैं और आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं, ऐसा लगेगा कि वो उसके गले का हार है ना, यानी आपकी समिट के गले का हार जो है वो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस। कह रहे हैं अपने जब आप ऊपर खड़े हुए हैं तो नीचे की तरफ जब आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी और गहरी गहरी खाइयां हैं दोनों तरफ, वैलीज हैं, घाटियां हैं, ठीक है, जो कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। इट इज एन एनोबलिंग एंड रिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। तो कह रहे हैं कि जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एनोबलिंग और एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, जिससे आपको एहसास होता है कि आप जो है वो एक उदात बन गए। उदात का मतलब होता है यानी बहुत सारे लोगों में खास बन गए, यानी उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो गए जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बेटा दुनिया में कितनी आबादी, कितने लोग जा पाते हैं माउंट एवरेस्ट पर, है ना, बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो उस कह रहे हैं कि ऐसा लगेगा आपको कि वाकई आपने जो है ना वो चीज़ अचीव कर ली है जो बहुत ही कम लोगों ने अचीव करी है अब तक। यू गो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। कह रहे हैं कि आप झुक जाएंगे वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे, और उसके बाद जो है आप शुक्र अदा करेंगे अपने गॉड का, यानी जिस भी गॉड की आप वर्शिप करते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सिख हैं, अगर आप ईसाई हैं, तो जिसको भी आप मानते हैं आप उसकी वर्शिप करेंगे कि एक तो आपको उसने साथ खरीद के वहाँ पहुँचा दिया, दूसरा ये कि उसकी कितनी बड़ी बड़ी मतलब कुदरतें हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं, है ना। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, फूदोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। तो ये कह रहे हैं कि जब अब ये अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने एवरेस्ट पर क्या छोड़ा, गुरु नानक की एक तस्वीर छोड़ दी, क्योंकि ये क्या है, सिख है बेटा, है ना। और रावत, इनके साथ जो रावत थे वो उन्होंने क्या छोड़ा, गॉडेस दुर्गा यानी दुर्गा माँ की वो छोड़ दी, पिक्चर छोड़ दी। और फूदोरजी भी इनके साथ थे तो उन्होंने एक बुद्धा की एक यादगार वहाँ छोड़ दी। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो। कह रहे हैं एडमंड हिलरी ने क्या किया, उन्होंने जो एक क्रॉस को पत्थरों के और बड़े बड़े छोटे और बड़े पत्थरों के बीच में उसको दफना दिया, ठीक है, स्नो में, बर्फ के अंदर ही। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेफरेंस। कहने की इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने जो है ये पूरा पहाड़ जीत लिया है ना, इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, इसका ऐसा मतलब नहीं था। ये सिर्फ आदर के तौर पर उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। कह रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है समिट पर क्लाइंब करने का, ये आपको बिल्कुल पूरी तरह बदल देगा। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ, इट इज इन योर ओन माइंड। कह रहे हैं कि एक समिट और है जो आपको सर करनी है, जो आपको चढ़नी है, वो आपके अंदर ही है ना, वो आपके अपने जहन की समिट है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। कह रहे हैं हर इंसान के अंदर अपनी एक माउंटेन पीक है, अपने जहन में एक माउंटेन पीक है।
ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। कह रहे हैं कि उसको अपनी उस पीक पर रीच करना चाहिए, पहुंचना चाहिए, ताकि वो अपने बारे में पूरी नॉलेज ले पाए। इट इज़ फेयरफुल एंड अनस्केलेबल। कह रहे हैं कि ये बहुत ड्राउनी है और अनस्केलेबल है, यानी ये नापी नहीं जा सकती। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनिमल एल्स। इसको कोई और चढ़ भी नहीं सकता। ठीक है, यानी आपको खुद ही अपने अपने अंदर की जो पीक पर आपको क्लाइम करना है वो आप खुद ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन। कह रहे हैं कि आपको जो है अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग की बात करते हैं तो ये एक फिजिकल एक्ट है। ठीक है, इसे कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स हो गया है। ठीक, आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। तो कह रहे हैं कि ये इससे बहुत अलग है ना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो समान भी है लेकिन बहुत डिफरेंट भी है ये। ठीक है, द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंबिंग आर द सेम वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, एंड द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। कह रहे हैं कि इन दोनों ही क्लाइंबिंग के जो इफेक्ट्स हैं, जो असरात हैं, वो लगभग सेम है। ठीक है, चाहे आप फिजिकली क्लाइंब करें कोई माउंटेन या फिर आप इमोशनली स्पिरिचुअली कोई माउंटेन क्लाइंब करें, तो उसके बाद आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ये आपको बहुत सारी बातें बताएगा आप दुनिया के बारे में और आपके खुद के बारे में। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली। कह रहे हैं कि मुझे मैं ये सोच पा रहा हूँ कि जो ये मेरा एक्सपीरियंस है एक एवरेस्टर का, एक पहाड़ पर चढ़ने के बाद का, तो उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को रेजोल्यूटली, यानी हंसी खुशी जो है उनको झेल सकता हूँ और उनको जो है क्या कर सकता हूँ, उन पर सक्सेसफुली ऊपर भी हासिल कर सकता हूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ बाय एक्सपीरियंस। कह रहे हैं कि माउंटेन क्लाइंब करने का जो एक्सपीरियंस था वो वाकई किसी काबिल था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ बाय। कह रहे हैं इसी तरह जब हम इंटरनल समिट को कॉन्क्वेस्ट कर लेंगे, उसको जीत लेंगे, उसको हासिल कर लेंगे, तो वो भी बहुत ही वर्थ बाय होगा। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। कह रहे हैं कभी कभी इंटरनल समिट जो होती हैं वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसके जो राइटर है HPS आहलूवालिया, ये खुद ही एवरेस्टर हैं, खुद ही क्लाइंबर हैं। ये उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रखा है। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को इसमें शेयर किया। फर्स्ट है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज। कह रहे हैं कि जब एवरेस्ट पर खड़े हुए थे तो वो क्या महसूस कर रहे थे। ओवरजॉयड, बहुत खुश थे। वेरी सैड, बहुत दुखी थे। जुबिलियंट एंड सैड, खुश भी थे और दुखी भी थे, है ना। तो बेटा ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है क्या है, सही है। उसके बाद देखिए द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ। कह रहे हैं कि एक इमोशन था जो उन्हें घेरे हुए था, ग्रिप में किए हुए था। वो क्या था, विक्ट्री ओवर हर्डल्स, कि उन्होंने जीत हासिल कर ली थी मुश्किलात पर, या फिर ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, यानी वो अपने अंदर बहुत ही नम्रता, बहुत ही स्मॉलनेस महसूस कर रहे थे, छोटापन महसूस कर रहे थे, अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। ग्रेटनेस एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस, क्या वो बहुत बड़ा महसूस कर रहे थे अपने आप को और अपने आप को बहुत सेल्फ इंपॉर्टेंस दे रहे थे। जॉय ऑफ डिस्कवरी, या कुछ खोजने की खुशी थी उन्हें। तो बेटा वो ह्यूमिलिटी और सेंस ऑफ स्मॉलनेस महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड है द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू। कह रहे हैं कि माइंड की समिट से क्या मतलब है। तो यहाँ पर उन्होंने 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन 6 पॉइंट्स में से आपको क्या करना है, किसी भी 2-4 पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, लेकिन किस पर लगाना है, जिसका मतलब नहीं है, यानी जो नॉट रेलेवेंट है, जो इससे मैच नहीं करते। ठीक है ना बेटा, तो आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो नॉट रेलेवेंट है, बाकी रेलेवेंट है। ठीक है, इन पर टिक लगा लीजिएगा, इसको बुक में करेंगे आप। नोटबुक में जब आप काम स्टार्ट करेंगे अपना, तो किस तरह करेंगे, क्वेश्चन आंसर की कॉपी में बुक का नाम डालिए, लेसन नंबर डालिए, लेसन का नाम डालिए। ठीक है, उसके बाद इसके वर्ड्स भी नहीं करेंगे जो आपको साइड में दे रखे हैं। ठीक है ना, इंग्लिश टू हिंदी करेंगे। उसके बाद जाकर के अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखिए वर्किंग विद द टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के 7 सब पार्ट्स हैं, है ना, यानी 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। उसके अंदर से आप सेकंड एंड थर्ड कट कर दीजिए। आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट है व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब। कह रहे हैं कि वो 3 क्वालिटीज कौन सी हैं जिन्होंने ऑथर की क्लाइंबिंग में बहुत ही मेजर रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ना। तो उन्होंने हमें बताया था कौन कौन सी है बेटा, परसिस्टेंस है, एंड्योरेंस है एंड विल पावर है ना। चलिए फोर्थ देखिए, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली। कह रहे हैं कि कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने के लिए इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ेगा। वो फिर किस लिए चढ़ता है इतनी ऊंचाई पर, है ना, मतलब रियली वो क्या सोचता है कि वो इस पीक पर चढ़े। खाली नाम कमाने के लिए वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा, है ना। तो इसके अलावा वो क्या सोच करके वहां पर चढ़ रहा है, ये क्वेश्चन है।
फिफ्थ देखिए, ही बिकम्स कॉन्शियस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज द इमोशन। कह रहे हैं कि हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है एक बहुत ही अच्छे तरीके से कि वो बहुत ही इस लार्ज यूनिवर्स में उसकी क्या कहते हैं, बहुत छोटा मामूली सा है ना। तो ये जो अवेयरनेस है ये हमें कुछ डिफाइन कर रही है, एक इमोशन को डिफाइन कर रही है जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है, वो कौन सा इमोशन है। ठीक है, चलिए सिक्स क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेफरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट। कह रहे हैं कि यादगार के कौन कौन से सिंबल्स थे जो कि वहां पर छोड़े गए थे माउंटेन क्लाइंबर्स की टीम के द्वारा। सेवन देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम। कह रही है कि उनके एक्सपीरियंस ने एक एवरेस्टर के तौर पर उनको क्या सिखाया था। देखिए बेटा, इन क्वेश्चन के आंसर्स कुछ इस तरीके से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कोई भी इंसान जो क्लाइंबर है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना, क्या क्वालिटीज उसकी क्लाइंबिंग में मेजर रोल प्ले करेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ठीक है, कौन कौन सी होंगी बेटा, एंड्योरेंस हो गई, परसिस्टेंस हो गई और फिर क्या हो गई, विल पावर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था बेटा आपका, सेकंड थर्ड तो हमने कट कर दिया लेकिन नंबर वाइज ठीक है ना। तो फोर्थ का आंसर है आपका, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक। हाँ, तो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ेगा, है ना, तो वो क्यों चढ़ेगा। A man doesn't climb a mountain and reach the summit for fame. Conquering summit is a great physical achievement. It requires one's endurance, persistence, and willpower. It gives the climber the emotional and spiritual satisfaction. कह रहे हैं कि एक इंसान जो है जो माउंटेन क्लाइंब करता है वो सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए नहीं करता। ठीक है, समिट को कॉन्क्वायर करना, उस पर जीत हासिल करना जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी बहुत ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट होती है। और इसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है उसको, उसकी इंड्योरेंस चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है, जिद चाहिए होती है और विल पावर, इच्छा शक्ति चाहिए होती है। और इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद उसको क्या मिलता है, उसको बहुत ज्यादा इमोशनल और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी इसको अचीव करने के लिए वह सब कुछ करता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन से इमोशन की बात की गई है ना। तो क्वेश्चन कौन से इमोशन की बात की गई है इसके अंदर, दैट इमोशन इज ह्यूमिलिटी इन अ पर्सन, यानी किसी इंसान के अंदर जो है नम्रता आ जाती है या वो अपने आप को छोटा समझने लगता है। इंसान जो होता है ना बहुत ही घमंडी होता है ना, उसको लगता है कि बस मैं ये कर सकता हूँ। तो मतलब हर इंसान से वो अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को बढ़तर महसूस करता है। लेकिन जब वो ऐसी जगहों पर पहुंचता है तो उसको इस बात का पता चलता है कि वाकई वो कुछ भी नहीं है ना, एक जर्रे के बराबर है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहाँ जब आप ऊपर चढ़कर नीचे की तरफ देखेंगे तो इंसान चींटी से भी छोटे नजर आएंगे, शायद नजर भी ना आए छोटे होने की वजह से, इतना डिस्टेंस होने की वजह से। तो उस वक्त उसके अंदर जो इमोशन आता है वो ह्यूमिलिटी का आता है, यानी अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा कि क्या क्या सिंबल्स वहां पर छोड़े गए थे उन लोगों के द्वारा, है ना। तो ये है आपका, द ऑथर लेफ्ट ऑन माउंट एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, Rawat left a picture of goddess Durga. Fudurji left a relic of Buddha. Edmund Hillary buried a cross under the cairn in the snow. All these were symbols of reverence for God. ठीक है, यानी सभी लोग अलग अलग धर्म के थे, तो कोई सिख था, कोई हिंदू था, ये बुद्ध थे, है ना, और एडमंड हिलरी जो है क्रिश्चियन थे। तो ये सब इन सब ने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने जिस गॉड को ये मानते हैं उसकी वहां पर रेफरेंस को ये छोड़कर आए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि राइटर के हिसाब से यानी आहलूवालिया के हिसाब से एवरेस्टर के तौर पर उनके अंदर एवरेस्टर बनने के बाद उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। तो क्या क्या चेंजेस है वो, कह रहे हैं कि एज एन एवरेस्टर द ऑथर चेंज्ड कंप्लीटली, इट मेड रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस, ही एक्सपीरियंस्ड अ ग्रेट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। कह रहे हैं एवरेस्टर के तौर पर ऑथर में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, इससे जो है उन्हें एहसास हुआ है कि वाकई वो बहुत ही मामूली सी कोई चीज़ है। ठीक है, उन्हें इस बात का एक्सपीरियंस हुआ है कि उनके अंदर बहुत सेटिस्फैक्शन और बहुत फुलफिलमेंट आ गया। फुलफिलमेंट मतलब का मतलब होता है बेटा यानी कंप्लीट महसूस कर रहे हैं हम अपने आप को। इट एनकरेज्ड हिम टू फेस द ऑर्डियल्स ऑफ लाइफ इन अ डिटरमाइंड मैनर। कह रहे हैं कि इससे जो है उन्हें बहुत ढारस मिली है, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है कि वो अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को एक फिक्स मैनर में सॉल्व कर सकते हैं। It taught him conquest of internal summit is also equally important compared to climb a mountain. कह रहे हैं और क्लाइंबिंग अ माउंटेन यानी माउंटेन पर चढ़ने से जो है माउंटेन की चढ़ाई इन्होंने ये सिखाया है कि इससे भी माउंटेन चढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, या फिर ये कहो कि लगभग दोनों बराबर ही इंपॉर्टेंस के हैं कि माउंटेन चढ़ना भी अगर इंपॉर्टेंट है तो साथ साथ हमें अपने जो इंटरनल समिट है उसको भी हमें क्लाइंब करना है। ठीक है, उसको भी हमें चढ़ना है, उसको भी उस पर भी कामयाबी हासिल करनी है। तो बेटा आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए प्रॉपर्ली, इसको बहुत ध्यान से अपनी क्वेश्चन आंसर की कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा,
बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, यू कैन पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड रीराइट देम, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं और लेसन से भी कोई सेंटेंस उठाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम जो आप करेंगे बेटा, ये आप करेंगे ग्रामर की कॉपी में। चलिए तो देखते हैं, फर्स्ट तो हुआ है आपका, तो एज इट इज लिख लेंगे, पहले हेडिंग डालिएगा, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करिएगा। सेकंड से देखते हैं, है ना। तो सेकंड है आपका, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। कह रहे हैं कि इंसान को जो है खुशी होती है कि जब वो परेशानियों को अबूर कर लेता है, उन पर ओवरकम कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद थर्ड देखिए, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। कह रहे हैं माउंटेन्स जो है वो कुदरत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक तरीके से ये मतलब है ना। फोर्थ है, द गोइंग वॉज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग। कह रहे हैं कि जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद के जो इफेक्ट्स थे, जो उसके असरात थे, वो बहुत सेटिस्फाइंग थे। फिफ्थ है बेटा, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज रियली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस, कह रहे हैं कि जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है माउंटेन का, वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। यानी ऐसा नहीं कि खाली आप फिजिकली ऊपर जा रहे हैं, आपकी आत्मा में भी बहुत सारे चेंजेस उसकी वजह से आएंगे, ठीक है, अंतरात्मा में। तो उसके आंसर देखिए किस तरह लिखने हैं आपको। सेकंड का सेकंड जो आंसर है वो देखिए, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर आर द qualities that are required in a climber to overcome the challenges and have a delightful experience। इसको इस तरह लिख देंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, the majestic beauty of the mountains pose a considerable challenge for a climber as they are the medium of communion with the Almighty। तो कह रहे हैं कि मैजेस्टिक ब्यूटी जो होती है माउंटेन्स की, वो एक बहुत ही ज़्यादा एक कंसिडरेबल, यानी जिसको वाकई तारीफ के काबिल एक चैलेंज होता है क्लाइंबर जिसको फेस करता है, ठीक है। और साथ साथ जो माउंटेन्स होते हैं वो एक मीडियम होते हैं गॉड से बात करने का। उसके बाद फोर्थ है कि ऑल्दो क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज अ डिफिकल्ट टास्क बट रीचिंग द समिट गिव्स अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन टू द क्लाइंबर। हालांकि क्लाइंबिंग जो है, माउंटेन क्लाइंब करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप समिट पर पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है, और फुलफिलमेंट का एहसास आप करते हैं। फिफ्थ देखिए बेटा, क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज नॉट मेयरली अ फिजिकल एक्टिविटी बट इट इज इंडीड बोथ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एज माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। तो कह रहे हैं माउंटेन क्लाइंब करना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। यानी आप हमारे जो इमोशंस हैं उस पर भी असर पड़ता है और स्पिरिचुअलिटी पर भी असर पड़ता है इस बात का। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब पहाड़, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे गॉड जो आसमान में है, तो हम बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गए, यानी हाईएस्ट पीक पर पहुंच गए और अब हम इजीली गॉड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन के सभी आंसर्स। ये आपको ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है बेटा। ये देखिए यहाँ पर आपको फिलअप्स दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। ये येलो कलर का क्लू बॉक्स है, इसके अंदर आपको क्या दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेजेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। फ्रेजेस क्या होते हैं बेटा, जब किसी भी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन जुड़ जाती है ना, और साथ में यूज होती है, फिर उसका जो मतलब है थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है उसके मतलब में। यानी एट का मतलब अलग है, हैंड का मतलब अलग है ना, लेकिन जब एट हैंड हो गया तो उसका मतलब अलग हो गया। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट का क्या होगा, मैंने यहाँ नंबरिंग भी कर दी है और यहाँ पर फिल भी कर दिया है, तो बहुत ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट है, टीचर यू वर अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, गो टू द प्रिंसिपल एट वंस एंड सबमिट योर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, एट वंस। उसके बाद सेकंड है, सेकंड का भी सेकंड सेंटेंस है, इला नो नॉट एट ऑल, व्हाई डू यू आस्क, तो नॉट एट ऑल आ जाएगा इसमें, है ना। थर्ड देखिए, मैरी, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन फिल्म हैज एन एपिसोड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखिए, आसिफ, यू लुक डिप्रेस्ड, व्हाई आर योर स्पिरिट्स एट सच अ लो एब टुडे, ठीक। उसके बाद फिफ्थ देखिए, शीबा, योर बिग मोमेंट इज क्लोज एट हैंड, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एट हैंड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कह रहे हैं कि इनकी जो नाउन फॉर्म्स आपको लिखनी है और उसमें लगाना है एंस और एंस, है ना, दोनों ही एंस ही हैं, लेकिन इसमें ANCE है, इसमें ENCE है। तो इसके हिसाब से हमें लगाना है कि हमारी स्पेलिंग करेक्ट रहे। अब एंड्योर का हो जाएगा एंड्योरेंस, तो इसके अंदर कौन सा वाला आया, ANCE वाला, है ना। ऐसे परसिस्ट का परसिस्टेंस, लेकिन इसमें E वाला आया है, ठीक है। सिग्निफाई का सिग्निफिकेंस, AN वाला। कन्फाइड का कॉन्फिडेंस, इसमें EN वाला आएगा। मेंटेन का मेंटेनेंस, इसमें भी EN वाला आ जाएगा, सॉरी AN वाला आ जाएगा, ठीक है। और अभोर का अभोरेंस, इसमें EN वाला आ जाएगा, ठीक है। ये इसको इसी में ही करना है बुक में आपको, समझ में आया।
हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से, उसके बाद स्पेलिंग करेक्ट करके लिखिएगा। अब ये देखिए बड़ा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको मैचिंग करनी है। क्या करनी है? मैचिंग, है ना। तो मैचिंग किस तरह करनी है कि यहाँ पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं और सामने इनके मीनिंग्स दे रखे हैं। तो आप किस तरह लिखेंगे? पहले आप नंबरिंग डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ नंबर्स डाल दिए आपने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ना इधर भी नंबर्स डाल दिए, यानी जिसका जो आंसर है उसके आगे नंबर डाल दिए। जैसे फर्स्ट है रिमोट, तो रिमोट का क्या मतलब है? फार अवे फ्रॉम, ठीक है, यानी जो दूर दराज एरियाज में होता है उसको बोलते हैं रिमोट। मीन्स का मतलब क्या हो गया? मीन्स का है मैथड्स, यानी तरीके। डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया? मोस्ट प्रोमिनेंट, है ना, यानी सबसे ज्यादा जो उजागर होता है उसे डोमिनेंट बोलते हैं। अब देखिए फॉर्मिडेबल है। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू ओवरकम, जिसको ओवरकम कर पाना मुश्किल होता है, यानी जिसको आप जीत नहीं सकते, ठीक है। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है बेटा? बी ओवरकम या ओवर पावर्ड, ठीक है, यानी जिसको आप आराम से जीत सकते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पर आपको फिलअप्स दे रखे हैं उन्हें। फिलअप्स के अंदर आपको जो वर्ड्स फिल करने हैं वो ऊपर वाले मैचिंग वाले वर्ड्स ही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे? फॉर्मिडेबल। सेकंड में आप लिखेंगे मीन्स। थर्ड में आप लिखेंगे रिमोट। फोर्थ में लिखेंगे ओवरवेल्म्ड। और फिफ्थ में लिख देंगे डोमिनेंट, ठीक है। ये आपने सारे लिख दिए हैं, ये भी आपको बुक में ही नोट डाउन करना है। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कट कर दिए स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला, ठीक है ना। तो यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारा काम बहुत ध्यान से कीजिएगा, नोटबुक वाला नोटबुक में और बुक वाला बुक में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।